लाइव चल रहा है। कोई है ही नहीं लाइव, मतलब कोई देख नहीं रहा। आप देखेगा तो गलत बात है ना। हाँ वही है। हमारी संस्कृति में एक बहुत ही सुंदर हिस्सा है। नमन करते हैं परमपिता परमेश्वर को, उन्हें याद करते हैं, उन्हें मनाते हैं और शुरुआत करते हैं आज की सुंदर सुबह। मन मचल के मोर होना चाहिए, मन मचल के मोर होना चाहिए। आज की मैच में परफॉर्मेंस पर गौर होना चाहिए। सुनाने को हम बहुत कुछ आए हैं, लेकिन आपके कार्यों से थोड़ा छोड़ होना चाहिए। हम साधना आमंत्रित करते हैं हमारे मेरे सुधा मिश्रा जी का आए और ज्ञान की देवी माता सरस्वती जी की स्तुति करें। आज मीरा मधुर सुना देवा, आज मीरा मधुर सुना देवा, स्वर पे हम खड़े हैं तेरे माँ। आज मीरा मधुर सुना देवा, कमला सिंधु से रहा प्यारा, कमला सिंधु से रहा प्यारा। तू कमलाई कहाँ गई है, सारी जग की तू झोली भर देती। माँ वरदायिनी कहाँ गई है, ऐसा वरदान को माँ ने रस्ते पे चले, ऐसा वरदान को माँ ने रस्ते पे चले। दूर अन्याय
माँ तेरी ज्योति है माँ अमर ज्योति तेरी ज्योति है माँ अमर ज्योति जग में तेरी ज्योति से उजाला है जग का कल्याण कर दे माँ मेरी सब तेरा गीत गाने वाला है मेरी सारी में माँ मेरी जोसना अदाए तुझ पे ही जियादा है आज वीरा मधुर सुना दे माँ आज वीरा मधुर सुना दे माँ द्वार पे हम खड़े हैं तेरे माँ आज वीरा मधुर सुना दे माँ तूने तो सबको माँ बनाया है तूने तो सबको माँ बनाया है दिलों को गले से लगाया है दिलों को गले से लगाया है मेरी नौका तुझे मालूम माँ तेरे अवतार को लगाया है एक सुर साज हुआ मधुर आवाज हुआ एक सुर साज हुआ मधुर आवाज हुआ ध्यान संध्या और सवेरे माँ आज वीणा मधुर सुना दे माँ आज वीणा मधुर सुना दे माँ द्वार पे हम खड़े हैं तेरे माँ आज वीणा मधुर सुना दे माँ वास्तव में जो प्रेम और श्रद्धा की भावना होती है वो प्रस्तुत गीत में प्रदर्शित हुई और धन्यवाद आपका मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ डाइट प्रोडक्टर चेयरमैन और किसी न आए मामा नंद सिंह बच्चों को बैच पहनाकर उनका स्वागत एवं अभिवादन करें एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर बालेश पिता एवं पंचायत एवं कांग्रेस के इस दौर को और आगे बढ़ाते हुए मैं शिवानी मौर्य चांदनी सिंह एवं संध्या वर्मा को स्वागत गीत के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगा कृपया मंच पर आए
सर कह रहे हैं एक बार इधर को भी घुमा दिया जाए, 2 बार वहाँ देख रहे हैं ना, पहली बार वास्तव में अगला बात नहीं आप सबकी जिससे भी संरक्षण एवं सर निवासी हैं
निसंदेह सैकड़ों वीडियो में अलग नजर आती हैं। वैसे ही अलग नजर आए एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कार्यक्रम की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं डायट प्रवक्ता पंकज सर को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो मुख्य अतिथि प्रोफेसर उदय भान सिंह जी का बुके देकर एवं शॉल पहनाकर हमारी डायट लाइब्रेरी में उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करें। खुशियों के नगमे बिखेर रही है, दबे दबे पाँवों से कुछ कह रही है, दबे दबे पाँवों से कुछ कह रही है। आज दिन कुछ खास है, आज दिन कुछ खास है, पधारे आज प्रांगण में खास मेहमान है, पधारे हैं आज प्रांगण में खास मेहमान है। तालियों के साथ स्वागत करें, तालियों के साथ स्वागत करें इनका, क्योंकि ये हमारी महफिल की जान है। स्वागत के अपने विचार रखें। आदरणीय केपी सिंह सर। सभी को नमस्कार। जिला शिक्षा एवं संस्थान लाइब्रेरी के सभागार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विकासशील एवं विकसित भारत के मध्य विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में पधारे हमारे आदरणीय अतिथि श्री प्रोफेसर उदय भान सिंह जी, हमारे आदरणीय वक्तागण श्री डॉक्टर सुभाष चंद्र एवं डॉक्टर मालिन सिंह जी, हमारे उपस्थित सभी सम्मानित वक्तागण, सभी सम्मानित शिष्यों, ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि जनपद के 3 प्रमुख शिक्षाविद हमारे बीच में विद्यमान हैं, विराजमान हैं, जिनके विचारों से हम सभी लोग लाभान्वित होंगे भी। और ये सबसे पहले मैं डाइट परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूँ और आभार भी प्रकट करता हूँ कि हमारे छोटे से आग्रह पे हमारे संस्थान में पधारे और हमारे प्रशिक्षु आपके विचारों से लाभान्वित होंगे।
और रही बात सर के परिचय की, तो सर का परिचय देना आमतौर पर मुझको लगता है कि सूर्य के समान समझ दीपक जलाना ही होगा। फिर भी औपचारिकतावश मैं सर का परिचय देना चाहूंगा। अतिथि से आप लोग परिचित होंगे। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में इस समय सर प्रोफेसर उदयमान सिंह जी इस समय विराजमान है हमारे में। सर वर्तमान में गांधी महाविद्यालय के समाजशास्त्र के विभाग अध्यक्ष हैं। सर इसके साथ ही साथ बैसवाड़ा डिग्री कॉलेज के प्राचार्य भी रह चुके हैं और साथ ही साथ लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर भी सुशोभित कर चुके हैं। और सर की कई पुस्तकें भी लिखी हैं और साथ ही साथ सर के कई रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं। तो अभी आपको सर के जो आपको वक्तव्य मिलेगा वो उसमें परिचित होगा, सर के ज्ञान से आप लोग परिचित होंगे। और रही बात हमारे भक्तागढ़ की, हमारे डॉक्टर सुभाष जी जो कि वर्तमान में फिरोज गांधी महाविद्यालय के बीएड संकाय के सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्त हैं और सर यहाँ पे 15 वर्षों से लेकर सेवाएं दे रहे हैं। तो इसके साथ ही साथ हमारे और सर के विषय में अगर चर्चा करेंगे तो सर के भी लगभग 7 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं और सर की 2 पुस्तकें मतलब कि सर ने लिखी हुई हैं जिनको आपको मार्केट में उपलब्ध है। और इसके साथ ही साथ सर का जो विशेष लगाव रहता है वो भारतीय इतिहास में, सर का संस्कृति पर सर का विशेष लगाव रहता है और सर उसको अपने जो भी वक्तव्य देते हैं उसमें परिलक्षित भी होता है सर के उसमें। और दूसरे वक्ता के रूप में हमारे बीच में इसमें विद्यमान है आदरणीय डॉक्टर वालेन सिंह जी। सर अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय उच्चाहर में हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्त है और सर के भी 10 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। साथ ही साथ सर की एक पुस्तक भी वर्तमान में विमोचन की बस तैयारी है और जल्दी विमोचित हो जाएगी, सर आप लोग उसका लाभ देख पाएंगे। इसके साथ ही साथ मैं और क्या कहना चाहूँ सर के लिए, क्योंकि सर का व्यक्तित्व ऐसा है कि सर ने हमारे छोटे सागर के सभी वक्ता ग्रुप में आने के लिए स्वीकृति दी। इसके लिए हम सभी लोग सर के बहुत बहुत आभारी हैं। क्योंकि हम सभी लोग शिक्षा के जगत से जुड़े हुए हैं तो केवल आप भी शिक्षु हैं, सभी साहित्य में शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं और यहाँ भी प्रकार से शिक्षा व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो मैं शिक्षक के लिए चंद लाइनों से थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि कैसे मतलब शिक्षक के पद के लिए क्योंकि एक मिनट में थोड़ा सा सेव कर रखा था। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं तो मैंने इसको नोट कर रखा था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। तो इसमें लिखा हुआ है, किसी ने शिक्षक से पूछा क्या करते हैं आप। किसी ने शिक्षक से पूछा क्या करते हैं आप। शिक्षक का सुंदर सुंदर जवाब देखिए, सुंदर सुर सजाने को साथ बनाता हूँ। सुंदर सुर सजाने को साथ बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समंदर तो फड़कता है हौसले कश्तियों के और मैं टूटी कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाया। संस्थान की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग मेरे विनम्र आदर पे आप लोग आए पधारे, हमारे प्रशिक्षु आपके विचारों का समर्पित होंगे। एक बंधुना आप सबका धन्यवाद। तो बिना किसी देरी से हम अपने विषय पर आते हैं। संगोष्ठी का विषय है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, विकासशील एवं विकसित भारत के मध्य एक सेतु। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नई शिक्षा नीति 2020 लाई, जिसे सभी के परामर्श से तैयार किया गया। इसे लाने के साथ ही देश में शिक्षा पर व्यापक चर्चा आरंभ हो गई। शिक्षा के संदर्भ में गांधी जी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के
शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास एवं सर्वोत्कृष्ट विकास का है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इन्हीं सब चर्चाओं के मध्य हम देखेंगे कि 1986 की शिक्षा नीति में ऐसी क्या कमियां रह गई थी जिन्हें दूर करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने की आवश्यकता पड़ी। साथ ही क्या यह राष्ट्रीय नीति उन उद्देश्यों को लाने की आवश्यकता पड़ी। साथ ही क्या यह नई शिक्षा नीति उन उद्देश्यों को पूरा करेगी या पूरा करने में सक्षम है जिसका स्वप्न महात्मा गांधी और विवेकानंद जी ने देखा था। अब हम सादर आमंत्रित करते हैं डायक प्रवक्ता मनोज सर को आए तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर अपने विचार साझा करें। आदरणीय मनोज सर। सभी बुजुर्गों को सादर प्रणाम। साथ ही संचालक शिक्षक को भी धन्यवाद देता हूँ। मुझे इस मौके पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक अपने विचार देने का मौका दिया। साथ साथ अगर नीति की चर्चा की जाती है, नीति उस राष्ट्र के संचालन में एक चरणबद्ध श्रृंखला को प्रस्तुत करती है। बात की जाए राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की, तो इससे पूर्व दो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां पहले से चल रही थी, लेकिन समय जैसे जैसे बदलता जाता है, राष्ट्र की आवश्यकताएं बदलती जाती हैं। उन्हीं परिप्रेक्ष्य में जो है नई संरचना की आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के जो है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी 86 की थी, तो उसमें आमूल परिवर्तन करने का गिरा उठाया गया और देखा गया कि जो पहले की नीति थी और इस नीति में कुछ मूलभूत परिवर्तन करके राष्ट्र हित को, और जैसा कि हमारा टॉपिक है कि अभी हम विकासशील राष्ट्र थे, विकसित राष्ट्र तक कैसे पहुंचेंगे, इन सब को समाहित करने का प्रयास हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया। कहा जाता है कि सब कुछ, कितने भी संसाधन क्यों ना हो, लेकिन अगर उस राष्ट्र के लोग शिक्षित नहीं होंगे तो राष्ट्र कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि राष्ट्र की संपन्नता उसके भौतिक संसाधनों पर तो निर्भर होती है, लेकिन उस राष्ट्र के नागरिकों में जो कुछ भी हुनर होगा वह शिक्षा की बदौलत ही होगा। और हमारे यहाँ लिखा गया कि किस प्रकार से शिक्षा के महत्व के विषय में लिखा गया। मैं विद्यालय शिक्षा ग्रहण कर रहा था, तो एक स्थान पे लिखा देखा कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, और दूसरी जगह फिर गया तो एक पे लिखा हुआ था विद्या विहीना पशु। तो उस समय तो मेरी समझ इतनी ज्यादा नहीं थी कि इसके विषय में सोचता, लेकिन कुछ जो है उस लाइन के प्रति मेरा ध्यान आकृष्ट हुआ और सोचा कि विद्या धन किस प्रकार से सब धनों में सबसे ऊंचा स्थान क्यों रखता है। फिर कुछ ऊंची कक्षाओं में और पहुंचा और वहां पर एक श्लोक लिखा मिला मुझे, और उस श्लोक को आप लोगों के बीच में साझा करता हूँ। ना चौर्यहारम ना च राज्यहारम ना भाग्य भाजम ना च भारकारी
व्यय करते वर्तते विद्यम विद्या धनम सर्वधनम। भौतिक जो संसाधन होंगे उनको अगर आप उनका लेन देन करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ कमी अवश्य आएगी, क्यों ना ही उसमें सृजन की प्रक्रिया के द्वारा कैसी भी डाल दी जाए। लेकिन जो विद्या धन की विशेषता है कि वह आपके मस्तिष्क की एक चित्त में भरा होगा और उसका जितना दिन प्रतिदिन उपयोग करेंगे वो बढ़ती जाएगी। तो राष्ट्र की जो सबसे बड़ी निधि है उस राष्ट्र के नागरिकों को शिक्षित होने की है। साथ साथ एक बात और फिर हमने श्लोक के माध्यम से ही आपके बीच में साझा कर रहा हूँ। विद्या नाम नरस्य रूपाम देकम प्रच्छन्न मुक्त धनम विद्या भोगकारी यशः सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरु। अर्थात गुरुओं का गुरु केवल विद्या से ही आप बन पा सकते हैं और कुछ भी आपके पास नहीं है जिससे कि आपकी यश और कीर्ति जो है आप सबके विषय में आप फैला पाएंगे। साथ साथ जो एक और सूक्ति आपको बताया विद्या विहीना पशु, उस श्लोक को भी आपके बीच में साझा करता हूँ। लिखा गया विद्या बंधुजनों विदेश गमने। विद्या जो है विदेश में जाने पर अपने भाई के समान रहती है। विद्या परा देवता, विद्या से आप देवता की भांति रह सकते। मतलब जो परा और अपरा विद्या होती है उनका ज्ञान विद्या के द्वारा ही आप प्राप्त कर पाएंगे। तो विद्या राजस्व पूजते ना ही धनम। जो राजा है वो धन को नहीं पूजता, क्योंकि धन तो उसके पास पहले से ही होता। वो अपने पास मंत्रियों के पार्षद रखता जो विद्वानों की होती, अर्थात और उन्हीं मंत्रियों के को ही वो अपना गुरु मानता था। और विद्या विहीना पशु, उसके पास विद्या नहीं है वो पशु समान है। तो ये किसी भी राष्ट्र का उत्तरदायित्व होता है कि उस राष्ट्र के जितने भी नागरिक हों वह शिक्षित हो, विद्या से युक्त हो, तभी उनमें सभी गुण आ पाए। चाहे 68 की नींद रही हो, चाहे 1986 की नींद रही हो। 86 की नींद का सबसे बड़ा संकल्प था सभी को शिक्षा दी जाए। वह शिक्षा जो है केवल फ्री आर साक्षरता देने वाली शिक्षा व्यवस्था की बात और सबकी पहुंच की शिक्षा की बात 1986 की शिक्षा नीति में की गई थी कि जो लोग हों वो पढ़ना लिखना और गिनना सीख पाए। इतनी शिक्षा व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए। और उसी शिक्षा नीति का परिणाम हुआ कि हमारे यहाँ पर राष्ट्र स्तर पर एक साक्षरता मिशन नामक मिशन कार्यक्रम चला जिससे लोगों को साक्षर ही बनाया जा सके। लेकिन जो हमारी नई शिक्षा नीति जो अभी हाल में ही NEP 2020 के नाम से जिसे हम जानते हैं, वहां पर लिखना पढ़ना गिनने से ज्यादा गुणवत्तापरक शिक्षा की बात की गई। सबके साथ सबकी पहुंच शिक्षा में हो इसकी बात की जाती है और आमूल चूल परिवर्तन हमारे शैक्षिक ढांचा में किए गए। जो हमारी परंपरागत शिक्षा प्रणाली 10+2 की थी उसके स्थान पर 5+3+3+4 की अवधारणा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि उस शिक्षा नीति में केवल लिखना पढ़ना और गिनने की बात की गई थी। तो इसमें ऐसा क्या किया गया कि जो इस पूरे ढांचे को बदलने की बात इसके अंतर्गत की जाती है। जो पहले हमारे पास फाउंडेशन लर्निंग के लिए शिक्षा नीति के अंतर्गत कोई बात नहीं की गई थी। NEP 2020 में बाल विकास के प्रथम चरण जिसे शिशु या आंगनबाड़ी की जो जिम्मेदारी होती थी उसको और ज्यादा बढ़ाया गया और पहले के 5 वर्ष मतलब हमारी प्राइमरी शिक्षा से पहले के 3 वर्ष और हमारी प्राइमरी शिक्षा का पहला और दूसरा वर्ष पहले 5 के अंतर्गत शामिल करा दिया गया। और साथ ही लक्ष्य भी रखा गया कि पढ़ने लिखने और गिनने से काम चलने वाला नहीं है। हमारी जो परंपरागत शिक्षा व्यवस्था रखने पे जोर देती थी, आज नई शिक्षा नीति 2020 में
रखने के स्थान पर समझ के साथ ज्ञान को अवधान करने की बात करती है। और उसी शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए हमारे राष्ट्र में एक मिशन निपुण चल रहा है, जिसमें लक्षित शिक्षा व्यवस्था की बात की जाती है कि इस कक्षा में बालक अगर होगा, अधिगम करता होगा, तो उसकी समझ कितनी होनी चाहिए। और कक्षा 2 में जो केवल गिनती गिन पाता था, उस बच्चे का लक्ष्य 75% गुणा जोड़ और घटाने के प्रश्नों का वह हर समझ के साथ कर पा रहा होगा, ये बताया। साथ साथ जो है भाषाई दक्षता इतनी होगी कि वह समझ के साथ जो उसने पढ़ा उसके उत्तरों को दे पाने में सक्षम होगा। इस प्रकार से आमूलचूल परिवर्तन पहले प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल के तहत एक कार्यक्रम से आज हम सब लोग जान पा रहे हैं, ECCE के तहत दिया जा रहा है। साथ ही जो प्रारंभिक शिक्षा है वह 3, 4, 5 और उसके मध्य की शिक्षा 6, 7, 8 और अंतिम 4 जो है 9, 10, 11, 12। ये जो है आमूलचूल परिवर्तन 86 की शिक्षा नीति और 2020 की शिक्षा नीति के बीच में है। साथ साथ अगर पाठ्यक्रम की बात की जाए तो 86 की शिक्षा नीति में 4 वर्गों में शिक्षा दी जाती थी। एक को मानवीय वर्ग, दूसरे को वाणिज्यिक वर्ग, तीसरे को कृषि वर्ग और चौथे को विज्ञान वर्ग में बांटा गया। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था में ज्यादा लोकशीलता लाते हुए, लोगों में सर्वांगीण गुणों का विकास करते हुए, साथ साथ लोगों की रुचि को ध्यान में रखते हुए ये जो सीमा या लाइन बना दी गई थी कि जो मानवीय वर्ग पढ़ेगा उसे भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का ज्ञान नहीं दिया जाएगा, इसे समाप्त किया गया। एक भौतिक विज्ञान का बच्चा, गणित पढ़ने वाला बच्चा, जीव विज्ञान पढ़ने वाला बच्चा अपने इतिहास के विषय, भौगोलिक विज्ञान और अपनी नागरिक व्यवस्था का भी अध्ययन करेगा। साथ साथ भाषाई दक्षता में अगर उसकी रुचि है तो विभिन्न प्रकार की भाषाएं, और नई शिक्षा नीति में उसकी भाषा का सूत्र 86 से किया जा रहा था, उसके साथ साथ नई शिक्षा नीति में भाषा के 3 सूत्रों के साथ साथ वह अपनी लोकल लैंग्वेज को भी अपनाते हुए अपनी दक्षता और अपनी भाषाई क्षमता में वृद्धि दर्ज करा पाएगा। तो ये जो है लोकशीलता नई शिक्षा नीति में दी गई। साथ ही साथ अगर बात की जाए कि इन लक्ष्यों को पाने के लिए क्या किया जाएगा, तो नई शिक्षा नीति 2020 में बात की गई कि पहले एक लाइन लिखी होती थी, विदेशी शिक्षा को परिवर्तित करने के लिए बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में देखा जाएगा। और बाल केंद्रित शिक्षा में केवल एक बात की जाती थी कि खेल को उपयोग में ला करके या खेल विधि को अपना करके लोगों में, बच्चों में, अधिगमकर्ताओं में दक्षताएं लाई जाएंगी। लेकिन जो खेल विधि थी उसका जो कॉन्सेप्ट था बहुत ही व्यापक था। इस व्यापकता को और डाइल्यूट करते हुए एलईडी 2020 में ये बात कही गई कि जो ये खेल है, खेलों में क्या खेल है, इसके विषय में उसमें ज्यादा बात की गई और बताया गया कि जो पीसीसी के बच्चे हैं उनमें टॉय बेस्ड खेल विधि, आर्ट बेस्ड तथा गायन और वादन को रखते हुए बच्चों की रुचि को देखते हुए पाठ्यक्रम को पूर्ण कराया जाए, जिससे बच्चे ज्वाइंट लर्निंग, टारगेटेड लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को करते हुए जो है अपने में सर्वांगीण दक्षताएं, सर्वांगीण गुणों का विकास करना। ऐसी बात
एनईपी 2020 में उल्लेखित की गई है। साथ साथ कुछ इससे ऊपर की बात की जाए तो ई कंटेंट विकास के लिए भी बात की गई और उसके अंतर्गत डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पीएम विद्या प्लेटफॉर्म, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, साथ साथ जो है एक जागरूक इदारा जैसा शब्द भी रखा गया। जादू को जो है हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा आकर्षित होकर देखने का प्रयास करते हैं और संशय में रहते हैं और सीखने को ज्यादा उत्साहित होते हैं। तो इस प्रकार से पाठ्यक्रम को में जादुई टिकारा रखा गया उनकी दक्षताएं बढ़ाने के लिए, उनके पाठ्यक्रम को पूरा कराने के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। साथ साथ जो है ऑनलाइन कंटेंट को भी सभी तक सबकी पहुंच बढ़ाने जाने के लिए जो है की बात की गई है। इन सबके साथ अगर उच्च शिक्षा की बात की जाए तो उच्च शिक्षा में भी एक आमूल परिवर्तन किया गया। जैसा कि पहले बात कर रहे थे, विषयों की जो बॉर्डर लाइन थी उसको ही समाप्त किया गया। साथ साथ ये देखा जाता था कि एक किशोर जो है कक्षा 12 की शिक्षा प्राप्त करने के साथ अपने व्यवसाय की ओर जुड़ता था, जिससे वह स्नातक कार्यक्रमों को पूरा नहीं कर पाता था। इस उद्देश्य से थोड़ा लोकशिक्षा एनईपी 2020 में अपनाई गई कि जो भी डिग्री कोर्स करेगा अगर पहले साल से वो विरुद्ध होता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दूसरे साल तक की अगर वो पढ़ाई पूरी करता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, तीसरे वर्ष में डिग्री, चौथे वर्ष में डिग्री के साथ उसे रिसर्च की भी डिग्री दी जाएगी। ऐसी बात जो है एनईपी 2020 में बताई गई। साथ साथ ये सब तो होगा, इसके लिए जो है जो राष्ट्रीय निवेश की राशि है उसको भी बढ़ाए जाने की बात की गई। जो 1986 से 2017 तक लगातार जीडीपी का निवेश जो है बढ़ता गया, लेकिन 2017 तक 3% हुआ। एनईपी 2020 में ये बात कह दी गई कि अब ये निवेश जीडीपी का 6% हमारे सकल राष्ट्रीय आय है उसमें जो उसका लगभग 6% निवेश इस शिक्षा नीति को सफल बनाने के लिए किया जाएगा। साथ ही सभी के लिए शिक्षा और स्नातक स्तर पर जो अभी इनरोलमेंट है वह कम है, उसे 2035 तक 50% कर दिया जाएगा और 2050 में 100% हमारे लोग जो होंगे वह ग्रेजुएट होंगे। ऐसी बात की गई। साथ ही विश्वविद्यालय की संख्या तथा एक हर जिले में एक उत्कृष्ट शिक्षा संस्थान 2020 तक जो है बोलने का या जो अध्ययन चल रहे हैं उन्हीं को और आगे बढ़ाने का कार्य करेगा और इस प्रकार से हम बेसिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक आमूल परिवर्तन नई शिक्षा नीति के माध्यम से करने में सफल होंगे, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। मैं इन्हीं विचारों के साथ अपनी बात को आप सब तक पहुंचाया और आप सभी लोगों ने धैर्य के साथ हमारी बात सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय एक बार आप सभी हमारे साथ जो शिक्षा नीति का मूल मंत्र है उसको दोहराएंगे। वो था पढ़े भारत, पढ़े भारत, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या, आपके विचार में संदेह हम सबके लिए प्रेरणा की स्रोत है। आज इस संगोष्ठी में हर एक शिक्षक है या शिक्षक बनने को अग्रसर